क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्लास 8 के स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे। वो नया चैप्टर का नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या होगा? नया चैप्टर का नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 ईस्वी में भारत के बहुत से वर्ग के लोग हैं ना, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। उस विद्रोह के बारे में कहानी है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका परिणाम क्या निकला, इसके बारे में दिया गया है। By 1856, most of the Indian subcontinent had been brought under the rule of the EEIC। तो 1856 ईस्वी तक है ना, लगभग है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, भारत का है ना अधिकतर भूभाग को है ना अपने हाथ में कब्जा कर लिया था और उसके ऊपर प्रशासन चलाता था। However, various sections of people were badly affected by the oppressive policies of British। और ये अंग्रेज सरकार की जो पॉलिसीज होते थे वो बहुत अप्रेसिव होते थे, और जिसके कारण क्या कि भारत के आम आदमी है ना बुरी तरह से त्रास हो गया। बुरी तरह से ये इनके जो नियम और उनके जो कानून, उनके जो रीतियां थे, उससे भारतवासी है ना बुरी तरह से बर्बाद हो गए। और बुरी तरह से क्या हो गया, वो लोग अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में है ना आक्रोश है ना अंदर अंदर भारतवासियों के बीच में आक्रोश फैलना शुरू हो गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ये सीरीज ऑफ रिवोल्ट्स ब्रोक आउट। और सब है ना 19वीं शताब्दी के पहले ऑफ में मतलब 19वीं शताब्दी जो शुरू हुआ उसके ऑफ में आधा आते आते है ना बहुत से है ना जगह पर है ना अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में है ना विद्रोह होना प्रारंभ हो गया। These revolts failed to achieve much success because they were confined to one region or section of society। और ये जो विद्रोह हुए, ये विद्रोह करने के बाद है ना जो हमारे जो भारतवासी थे उनको बहुत बड़ा सफलता हासिल नहीं हुआ, क्योंकि है ना ये विद्रोह किसी एक जगह पर शुरू होता था, पूरे देश में ये फैलता नहीं था, और कुछ ही वर्ग के लोग है ना विद्रोह में शामिल होते थे, जिसके कारण अंग्रेज सरकार ये विद्रोह को आसानी से दबा देती थी। इन दी प्रीवियस चैप्टर वी रेड अबाउट सम ट्राइबल रिवोल्ट्स। और पिछले पार्ट में हमने कुछ आदिवासियों के द्वारा किया गया विद्रोह के बारे में पढ़ चुके हैं। इवेंचुअली ये मच वाइडर रिवोल्ट जॉइंड बाय द मेनी अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सच एट रूलर्स, जमींदार, सोल्जर्स एंड कॉमन पीपल टुक प्लेस। और इसके बाद है ना हम उस विद्रोह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें क्या ना बड़े पैमाने में विभिन्न भर के लोग है ना एक साथ होकर अंग्रेज सरकार के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसमें कौन कौन थे? शासक थे, जमींदार थे, सैनिक थे और आम लोग थे। दिस रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इज फेमस एज द रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये विद्रोह बहुत मशहूर हो गया। और ये विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में हुआ था। लेटर डिस्कस इट इन डिटेल। अब है ना हम एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। When does the revolt occur? ये रिवोल्ट कब हुआ? People express their resentment against the authorities in the number of ways। और जो भारत के जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं ना वो है ना अंग्रेज सरकार के नियमों के विरुद्ध और शासन के विरुद्ध बहुत तरह से है ना नाराजगी व्यक्तित करना प्रारंभ किया। वन ऑफ दिस टू लंच रिवोल्ट। और इसी के कारण क्या हुआ? विद्रोह हुआ। यूजुअली पीपुल रिसोर्ट टू ए रिवोल्ट विच दे फील दैट इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू पुट अप विद द एक्सिस्टिंग सिचुएशन। और लोग, बहुत से लोग क्या समझते थे, एक लंबे समय तक हम विद्रोह नहीं कर सकते हैं, इसी के लिए हमारे पास उस तरह का परिस्थिति, उस तरह का माहौल अभी बना नहीं है। टू बी सक्सेसफुल ए रिवोल्ट नीड्स ए पॉपुलर लीडर व्हेन who can mobilize people for cause they cherish। और विद्रोह में ये होना चाहिए कि एक मजबूत, एक कड़ा नेता होना चाहिए विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि है ना बड़े पैमाने पे लोगों को शामिल कर सके और है ना अपने मांगों को है ना लेकर आगे बढ़ सके एंड कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम देम। और दूसरा बात क्या कि उस नेता को है ना अपने लोगों के ऊपर पूरी तरह से आधिपत्य होना चाहिए और है ना सम्मान की भावना होना चाहिए। Moreover, it also needs a strong ideology base।
और इसके पीछे एक मजबूत आइडियोलॉजी बेस होना चाहिए विथ ए पॉपुलर अपील। और वो एक और आइडियोलॉजी बेस भी होना चाहिए, एक पॉपुलर अपील भी होना चाहिए, ताकि है ना जिसके विरुद्ध हम विद्रोह कर रहे हैं वो घबरा जाए और तुरंत है ना उसका परिणाम है ना हमारे फेवर में बड़े पैमाने के ऊपर हमारे जो मांगे हैं, हमारे जो जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं वो हमारा कामना पूरा हो जाए। लेकिन इस तरह होते हुए उस समय नहीं दिखा। लेकिन यह जो विद्रोह हुआ 1857 ईस्वी में, ये सबसे बड़ा विद्रोह था और सबसे बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह में हमारे समाज के बहुत वर्गों के लोग शामिल होकर अंग्रेज सरकार का डटकर विद्रोह किया और इससे ना अंग्रेज सरकार के जो शासन के जो जड़े थे वो बहुत हद तक क्या हो गए, हिल गए। और इससे क्या हो गया, कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका रिवोल्ट का कॉजेस क्या था? द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री रीजन। और उसका मुख्य कारण क्या था? एक राजनीतिक स्तर पर हमारे लोगों का शोषण करना शुरू किया अंग्रेज, और आर्थिक स्तर पर और सामाजिक और धार्मिक स्तर पर, और हमारी फौजी जो मिलिट्री थी उनमें भी है ना बहुत तरह का ऐसे कानून बनाकर उनमें भी बहुत नाराजगी फैला दिया। कौन? अंग्रेज सरकार। पॉलिटिकल काजेज, डिसकॉन्टिनेंट अमॉन्ग द इंडियन रूलर्स, हमारे जो स्थानीय शासक थे वो बहुत नाराज थे अंग्रेज सरकार से और अंग्रेज सरकार के नियमों से बहुत नाराज थे। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट क्रिएटेड अनरेस्ट अमॉन्ग इंडियन रूलर्स एंड चीफ्स, और अंग्रेज है ना लगातार हमारे स्थानीय शासकों के हाथ में जो राज्य थे वो राज्यों को छीनना, उनके साथ युद्ध करना, उनको परेशान करना, इससे हमारा स्थानीय जो शासक थे बुरी तरह से त्रास हो गए थे। द पॉलिसीज ऑफ सब्सिडियरी अलायंस एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर पावर एंड स्टेटस। और है ना अंग्रेज सरकार दो तरह का पॉलिसीज बनाए थे। एक पॉलिसी था सब्सिडियरी अलायंस और दूसरा कौन था? डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ। जिसके ये दो पॉलिसीज की वजह से है ना हमारे स्थानीय जो शासक थे जो बड़े पैमाने पर अपने अपने राज्य में राज्य करते थे, उनका राज्य को है ना ये दोनों पॉलिसीज के अंतर्गत में अंग्रेज सरकार उनका राज्य को छीन लेता था, उनके हाथ से शासन को खत्म कर देता था। जो स्थानीय जो शासक थे उनका शासन को खत्म कर देता था। द अनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856, और इसका उदाहरण है 1856 ईस्वी में अवध को कब्जा कर लिया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मालाड एडमिनिस्ट्रेशन डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ कंपनी सिपाहीज। और है ना 1856 में अवध को है ना किस आधार पर है ना कब्जा कर लिया था अंग्रेज सरकार? माला एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कब्जा कर लिया था, जिससे कि है ना हमारे जो सिपाही जो कंपनी के फौज में काम करते थे उनको है ना बहुत नाराजगी हो गया। एज मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम दिस स्टेट, और अधिक से अधिक जो कंपनी में हमारे जो देश के सिपाही काम करते थे वो अवध क्षेत्र से आए हुए थे। द एक्सक्यूज दैट द गवर्नर जनरल डलहौजी गेव for annexing Awadh was he wanted to free people from the Nawab's mismanagement, however they got no relief। और यहाँ का कर है ना अवध को कब्जा किया गया, क्या कि अवध का नवाब है ना वो है ना अपना शासन को है ना लोगों के साथ ठीक से नहीं चला रहा है और लोगों का शोषण कर रहा है, यह का कर। और है ना अवध को है ना उस समय का हमारा भारत का जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे वो ये लोगों को कहकर अवध को कब्जा कर लिए थे। बाद में कब्जा करने के बाद वो नवाब के शासन में जो शासन था जैसे लोग रहा करते थे उससे भी है ना अंग्रेज शासन में है ना लोगों की परिस्थिति बहुत बदतर से बदतर हो गया। अंडर द ब्रिटिश कॉमन पीपुल हैड टू पे इवन मोर टैक्सेस, और अंग्रेज का जब शासन आया तो साधारण लोग है ना जो नवाब को जितना कर देते थे उससे कई गुना ज्यादा कर अंग्रेज सरकार इन लोग से लेने लगा। while those working in the administration and army were thrown out of the job, और जो लोग प्रशासन में और है ना मिलिट्री में काम करते थे उसको है ना नौकरी से हटा दिया गया। The तालुकदार ऑफ अवध लॉस्ट देयर लैंड,
और अवध के जो तालुकदार थे उनके अंदर में है ना जो जमीन हुआ करता था वो जमीन को अंग्रेज सरकार छीन लिया। हाँ, मर्चेंट्स एंड शॉपकीपर, क्राफ्ट्समैन, म्यूजिशियंस एंड आर्टिशियन हु हैड क्रिएटेड टू द अवध कोर्ट लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। और जो मर्चेंट हुआ करते थे, जो दुकानदार, जो क्राफ्ट्समैन, जो म्यूजिशियंस और जो आर्टिस्ट होते थे, जो है ना अवध के कोर्ट से ताल्लुकात रखते थे, उसको भी क्या किया गया समझ गए ना, नौकरी से हटा दिया गया और वो लोग बेघर भी हो गए और उनकी कमाई भी खत्म हो गई, उनकी रोजगार भी क्या हो गए, बुरी तरह से बर्बाद हो गया। बिटवीन 1848 एंड 1854 ए नंबर ऑफ principalities across the Indian subcontinent were annexed under the policy of doctrine of lapse। और 1848 से लेकर 1854 के बीच में है ना बहुत सा जो छोटे छोटे राज्य थे हमारे भारत में, वो है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नियम के तहत है ना वो सभी राज्यों को है ना अंग्रेज सरकार उन स्थानीय शासकों के हाथ से छीन के अपने राज्य में मिला लिया। दीज प्रिंसिपालिटीज इंक्लूडेड सतारा, इसमें कौन कौन आते थे, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर और झांसी। दी प्रिंसेस ऑफ दीज स्टेट्स वेर डिनाइड राइट्स ऑफ सक्सेशन। और बाद में छीनने के बाद यहाँ के जो प्रिंसेस होते थे उनको है ना किसी प्रकार का राज्य के ऊपर हक नहीं दिया गया और उनको शासन करने नहीं दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन्स ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एज द राइटफुल हेयर। और है ना उसका उदाहरण भी आपको बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है। रानी झांसी लक्ष्मीबाई को है ना अपना पैदा हुआ बेटा नहीं था, वो उन्होंने एक गोद लिया हुआ बेटा को पाली थी। अंग्रेज सरकार ने जोर जबरदस्ती से झांसी लक्ष्मीबाई का राज्य को भी छीन लिया और उनका गोद लिया हुआ बेटा को है ना शासन करने से क्या किया, इनकार कर दिया और उनके गोद लिया हुआ बेटा को शासन करने नहीं दिया अंग्रेज सरकार। यह कहकर नहीं दिया गया ये गोद लिया हुआ बच्चा है, आपका अपना पैदा किया हुआ बच्चा नहीं है। इस आधार पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत है ना ये राज्य अब तुम्हारे हाथ से खत्म हो गया। इनसे युद्ध करके जोर जबरदस्ती से इनसे झांसी का राज्य छीन लिया गया। दी नवाब ऑफ कर्नाटक एंड द तंजावुर लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स। और कर्नाटक का जो नवाब थे, तंजावुर का थे, उनका जो टाइटल था वो भी टाइटल खत्म हो गया। नाना साहेब, दी अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, वाज डिनाइड ये पेंशन एंड फोर्स टू लिव इन कानपुर। बाद में है ना जो बाजीराव टू का जो बेटा था वो अडॉप्टेड सन थे और उनका राज्य छीनने के बाद है ना उनको है ना कोई पेंशन भी नहीं दिया गया और उनको है ना जबरदस्ती अपने राज्य से निकाल के उनको कहाँ भेज दिया गया, कानपुर में भेज दिया गया। इस तरह क्रूर अंग्रेज सरकार व्यवहार करने लगा। The feelings of the Muslim and common people were greatly hurt when the names of Mughal kings were removed from the coins minted by the company। और बाद में क्या हो गया, जो फीलिंग्स थे जो मुस्लिम लोगों का और आम जनता का जो फीलिंग था, जो मुगल राजाओं ने सिक्कों के ऊपर है ना अपना नाम जो मेंशन किया गया था, वो सिक्का जो चलाते थे वो सिक्का को है ना ईस्ट इंडिया कंपनी और डलहौजी ने क्या किया, वो सिक्का सबको बदल दिया और उनका नाम भी हटा दिया गया। और दूसरा बात क्या है, डलहौजी दैट डिसेंड्स ऑफ मुगल रूलर बहादुर शाह टू वुड बी एविक्टेड फ्रॉम द पैलेस एंड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली आफ्टर हिज डेथ। बाद में क्या किया गया समझ गया ना, जो मुगल शासक के जो आखिर बादशाह थे बहादुर शाह दो, उनको है ना बंदी बना लिया गया। बंदी बना के है ना लाल किला से हटा दिया गया। बाद में है ना वो लाल किला और उनकी राज को पूरी तरह से अंग्रेज है ना हड़प लिया। क्या किया, हड़प लिया। बहादुर शाह टू वॉज दी लास्ट मुगल रूलर। बहादुर शाह टू कौन थे, मुगल शासक, आखिर मुगल शासक थे। लॉर्ड कैनिंग डिक्लेयर्ड इन 1856 दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह हिज सक्सेसर वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग। और लॉर्ड उस समय में बादशाह, उस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। उन्होंने घोषणा कर दिया कि बहादुर शाह दो के देहांत के बाद उनके जो वारिस है वो राजा के रूप में उनको मान्यता दिया नहीं जाएगा और वो शासन नहीं चलाएंगे। यानी बहादुर शाह का
देहांत के बाद बहादुर शाह का जो वारिस है ना, वो राजा बन सकते थे, उनको भी राजा बनने से क्या किया, रोक दिया गया। और ये कह दिया गया कि बहादुर शाह दो के देहांत के बाद पूरा राज है ना अंग्रेज है ना ले लेगा और उनके किसी वारिस को है ना राजगद्दी पर नहीं बैठाएगा। द एक्शन क्रिएटेड अनरेस्ट अमॉन्ग द रूलिंग फैमिलीज एंड मेड अदर फियरफुल दैट ए सिमिलर फेट अवेटेड फॉर देम। इससे क्या हो गया, बड़े पैमाने पर ऐसा फीलिंग हो गया लोगों के बीच में कि हमारी सुरक्षा खत्म हो गई। और दूसरे जो राजा थे उनके मन में आ गया कि जिस राजा के साथ जो वो लोग किया है वो आगे जाकर हमारे साथ भी इस तरह अंग्रेज सरकार करेगा बोलकर बहुत बड़ा भय का माहौल बन गया। कितना टाइम